हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन तिवारी। दक्षिण कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएससी की जो एसटी संख्या है, जो 14 हमारे ऑफलाइन एसटी ग्रुप में कराई गई थी, आज उसका हम लोग जीएस का सोल्यूशन लेंगे। और जीएस में जो भी क्वेश्चन आए थे, किस तरीके से क्या क्या पूछा गया था, उससे संबंधित क्या लेंगे भैया, जानकारी लेंगे। इसी के साथ मैं अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या था एसटी का। देखा था मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में है। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ चीजें सीखेंगे कि मोहनजोदड़ो क्या है। मोहनजोदड़ो भैया इसको कहते थे मृतकों का टीला। क्या कहते थे? मृतकों का टीला। इसी का इसका नाम पड़ गया मोहनजोदड़ो। क्या पड़ गया? मोहनजोदड़ो। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी सन 1922 में। व्यक्ति का नाम था राखल दास बनर्जी। इन्हीं के द्वारा बेटा इसकी क्या करी गई थी? खोज की गई। ये मोहनजोदड़ो पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है सिंध प्रांत में। कहाँ पड़ता है? नदी का नाम सिंधु नदी और प्रांत का नाम था सिंध। यहाँ पे स्थलीय जगह देखो सिंधु लिखा हुआ है, इसको सिंध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिंध। याद रखिएगा बलूचिस्तान, खैबर, पंजाब, एक्चुअली पंजाब के दो पार्ट है। एक भारत पाकिस्तानी पंजाब है और एक भारत का पंजाब। आधा पंजाब जो है पाकिस्तान में, आधा कहाँ है भैया? इंडिया। जो प्रॉपर जो स्थल है ये वाला मोहनजोदड़ो, ये सिंध के क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में बेटा है? सिंध के क्षेत्र। तो आंसर नंबर इसका बेटा कौन सा ही होगा? सी नंबर सही होगा। कौन सा ही होगा बेटा? सी नंबर। तो याद रखिएगा कोई पूछे आप लोगों से कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंध के क्षेत्र में, बताइए क्या कहते हैं इसको? रतको का टीला कहते हैं। खोज कब हुई? 1922 में हुई। किसने करी? राखालदास बनर्जी ने। किसने करी? किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। इसी जगह हड़प्पा सभ्यता का नाम आज कभी आ जाए, हड़प्पा सभ्यता का नाम आ जाए रावी नदी के तट पर। किसने करी? दयाराम साहनी जी ने। कब करी? 1921 में। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, भक्ति आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ? अब नाम सुना होगा आदि शंकराचार्य जी का नाम सुना, का नाम सुना होगा आदि शंकराचार्य। और आदि शंकराचार्य जी को भक्ति आंदोलन का क्या माना जाता है? जन्मदाता माना जाता है। ये भक्ति आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ? दक्षिण भारत से स्टार्ट। दक्षिण भारत में भैया ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ दो मत चलते थे। एक का नाम था अलवार और एक का नाम था नैनार। अलवार जो था ये विष्णु के उपासक थे और नैनार जो थे ये शिव के उपासक थे। के उपासक थे शिव। ये जो आदि शंकराचार्य जी का जो इन्होंने स्टार्टिंग करी, ये स्टार्टिंग करी बेटा 7वीं शताब्दी में। कब स्टार्टिंग करी? 7वीं शताब्दी में। आंसर नंबर बेटा इसका कौन सा होगा? इसका आंसर नंबर होगा बी। कौन सा होगा भैया? बी। याद रखिएगा आंसर नंबर कौन सा ही होगा बेटा? बी। ठीक, तो 7वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ था सन 1821 में बंगाल की साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी। क्या? संवाद कौमुदी निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? संवाद कौमुदी किसने शुरू किया था? ऑप्शन में राजा राम मोहन राय, अरविंदो घोष, रामकृष्ण परमहंस, देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका जो याद रखिएगा संवाद कौमुदी जो था वो राजा राम मोहन राय जी संबंधित, किस संबंधित था? राजा राम मोहन राय से। आंसर नंबर कौन सा ही होगा बेटा? ए नंबर। तो कोई पूछा आप लोगों को संवाद कौमुदी निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था समाचार पत्र के रूप में? याद रखिएगा क्या नाम था उनका भैया? राजा राममोहन राय। आंसर नंबर कौन सा ही होगा? ए नंबर। अगला देखते हैं। 1909 में जेल में से रिहा होने के, या एक्चुअली में यहाँ 1919 कर लेना बेटा, 1919 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंदो घोष ने और नामक दो साप्ताहिक पत्र, याद रखिएगा अरविंदो घोष जी ने अंग्रेजी में कर्मयोगिन और बंगाली में, तो ये ऑप्शन नंबर सी है, लगता है पूरा ऑप्शन नहीं छपा हुआ है। ठीक, मैं इसको एसटी में देख लेता हूँ कि इसका पूरा ऑप्शन क्या है। ठीक है, बंगाली में धर्म है। ठीक है बेटा, ये जो धर्म लिखा है ये पुस्तक का नाम है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे कौन होगी? कर्मयोगिन। कर्मयोगिन ये किसमें था बेटा? अंग्रेजी में। और बंगाली में क्या था? धर्म। क्या था भैया? धर्म। इसकी स्टार्टिंग किसने करी थी? ये की थी भैया किसने? भैया अरविंदो घोष जी ने। आंसर नंबर कौन सा ही होगा बेटा? सी। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि कर्म योगिन किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंदो घोष जी द्वारा।
बंगाली में धर्म नामक साप्ताहिक समाचार पत्र किसने लिखा? अरविंदो घोष जी द्वारा। और कर्मयोगी योगिन किस भाषा में रही? तो याद रखेंगे अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में बेटा? अंग्रेजी भाषा में। ठीक। अगला क्वेश्चन, कपड़ा कला मुद्रण की बाग शैली किस राज्य से संबंधित? अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली में मध्य प्रदेश हमने देखा होगा पहले जमाने में, आज के जमाने में तो टेक्सटाइल बहुत आगे चला गया है और नए नए प्रिंटेड होते हैं, नई नई चीजें प्रिंटिंग रूप में आने लगी है। पहले जमाने में क्या होता था, लोग हाथ के माध्यम से, ठप्पे के माध्यम से क्या किया करते थे भैया? कपड़ों पर डिजाइन बनाया करते थे। किससे भैया? कपड़ों पर डिजाइन बनाया करते थे। किसके माध्यम से बउआ? हाथ के माध्यम से। तो जैसे साड़ियां होती तो उसमें ठप्पे लगाते थे हाथ से। ये जो कला सामने आई, ये हमारे यहाँ दो जगह सामने आई, एक मध्य प्रदेश और दूसरा राजस्थान में सामने। क्या आपको जब भी आप मध्य प्रदेश राजस्थान जाएंगे तो मेड इन हैंड साड़ियाँ, आपको तमाम सारी चीज़ों की, नई नई चीज़ों की क्वालिटी टाइप टाइप की चीज़ दिखाएंगे। पहले बाहर दिखाएंगे इसको इस तरीके से बनाया गया, ऐसे ऐसे इसको बनाया गया। अब जब कभी वहाँ जाएंगे तो वहाँ कला केंद्र में आपको सब चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये जो ये शैली जो आई, मुद्रण बाग शैली जो आई, ये आई मध्य प्रदेश से। कहाँ से आई? मध्य प्रदेश से। देखिए बगल में राजस्थान में लिखा है। बाई चांस अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में ना होता तो हम लगा के आते किसको भैया? राजस्थान को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सही वो मध्य प्रदेश है। अगर ऑप्शन में ना होता तो राजस्थान लगा के आते। किसको लगा के आते? राजस्थान। लेकिन ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, तो आंसर नंबर ए क्या होगा बेटा? इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा भैया? इसका राइट आंसर होगा। ठीक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए गौ रूम, जो पहले गौपुरम के बारे में समझते हैं। जो गौपुरम और गर्भ जो ग्रह लिखा हुआ है, जब हिंदू मंदिर पहले बनते थे तो हिंदू मंदिर कुछ इस टाइप से बनते थे। ऐसे उसके बाद छत पड़ी होती थी, यहाँ से उसकी एंट्री होती थी, लोग यहाँ चढ़ते थे, ऐसे जाते थे, और इसका फिर एक ऊपर एंट्री होती थी। भगवान की मूर्ति सेंटर पे होती है, उसको गर्भगृह कहते थे। क्या कहते थे? गर्भगृह। गौपुरम का मतलब क्या होता है? इसके चारों ओर ऐसे तरीके परिक्रमा होती थी, इस तरीके से। यहाँ दर्शन करते थे पहले, फिर ऐसे लोग इसके अंदर अंदर परिक्रमा करते थे, परिक्रमा पथ बनाते थे, तो गौपुरम कहते थे। जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूप? बौद्ध स्तूप से संबंधित है हर्मिका। कौन संबंधित है? हर्मिका। एक्चुअली में अर्धवृत्ताकार, ध्यान रखिएगा, अर्धवृत्ताकार। आपने स्तूप देखे होंगे, जो स्तूप बनते थे वो कुछ इस टाइप से बनते थे। स्तूप ऐसे बनते थे अर्धवृत्ताकार। इसको मिट्टी की क्या बनाई जाती थी भैया? थप्पे ऐसे बनाए जाते थे, और इसको पे एक चोटी टाइप में रखी जाती थी। इसी को हम लोग किस नाम से जानते थे? हर्मिका के नाम जानते थे। तो क्वेश्चन आज, बौद्ध स्तूप की वास्तुकला किससे जुड़ी है? तो हर्मिका से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर कौन सही है भैया? बी नंबर सही है। कौन सही है बेटा? बी नंबर। किससे संबंधित है? हर्मिका से संबंधित। ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी नंबर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे? देखिए एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा, जो कोरोमंडल के तट पर है, यहाँ पे एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा। आपने सबसे पहले तो तूतीकोरिन का नाम सबने सुन ही रखा होगा। एक्चुअली में क्या है? थूथुकुट्टी। क्या होगा? थूथुकुट्टी एक स्थल है। क्या स्थल है? थूथुकुट्टी। थूथुकुट्टी, याद रखिएगा। ये भारत के एकदम दक्षिणी छोर पे, इस पॉइंट पे क्या है? ये स्थित है, थूथुकुट्टी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोमंडल ये तमिलनाडु का क्या है? तटरेखा है। तटरेखा है। तो क्वेश्चन आ जाए, कोरोमंडल कहाँ की तटरेखा है? तमिलनाडु की, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आप जब ऊपर जाओगे तो उत्तरी, यहाँ मिलेगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इसकी है उत्तरी सरकार। कौन है? उत्तरी सरकार। ऊपर जाओगे वेस्ट बंगाल, इसकी है सुंदरवन। याद रखिएगा, ठीक ना? ये तट रेखाओं के नाम है। इसमें कोरोमंडल तट के किनारे पे से स्थित है थूथीकुट्टी। और ये जो तूतीकोरिन आप देख रहे हो, इसके बारे में जानते भी होगे थोड़ा बहुत। तूतीकोरिन, इसकी खासियत ये है कि भारत का सबसे दक्षिण में स्थित क्या है बउआ? सबसे दक्षिण में स्थित क्या है? बंदरगाह है। तो भारत का सबसे दक्षिण में स्थित बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरिन। और याद रखिएगा, यही कोरोमंडल तट के किनारे पर क्या है बउआ? स्थित है। आंसर नंबर कौन सही होगा? डी। तो अगर स्थल का नाम पूछे प्रॉपर, तूतीकोरिन, और प्रॉपर जो पॉइंट है तूतीकोरिन, सॉरी थूथुकुट्टी, और स्थल का नाम जो है तूतीकोरिन, ये भारत का सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित क्या है भैया? बंदरगाह। भारत का सबसे दक्षिण छोर में स्थित बंदरगाह का नाम क्या है? बताएंगे तूतीकोरिन। अगला, वह भूमि जिसे 5 साल से अधिक समय तक परती छोड़ दिया जाता है और इसे सुधार प्रथाओं, क्या बेटा? सुधार प्रथाओं के माध्यम से सुधार के बाद खेती के तहत लाया जाता है। याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे गांव के, ध्यान रखिए, गांव में एक जमीन चलती है जीएस, ग्राम समाज की जमीन। जब भी से मान लीजिए कोई जमीन है वो परती पड़ी हुई है, 5 साल के ऊपर है, 10 साल के ऊपर, 15 साल, ऐसी जमीनें बहुत सारी आपको गाँव के अंदर मिलेंगी। जब ऐसी जमीनें होती हैं तो इनको हम लोग कह देते हैं क्या? इनको हम लोग कह देते हैं कृष्ण बंजर भूमि। क्या कह देते हैं? कृष्ण
बंजर भूमि। एक्चुअली में क्या है, ये सब बंजर भूमि में आ जाती है। यही लोगों के नाम पे पट्टानामा कर दिया जाता है। लोगों के पास जिसका घर बनाने की जगह नहीं है, उनको घर बनाने के लिए जगह दे दी जाती है। कुछ गरीब लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास क्या नहीं है, खेती योग्य जमीनें नहीं है, तो उनको ये जमीनें पट्टा कर दी जाती हैं। जब जमीनें पट्टा कर दी जाती हैं तो वो लोग उससे आसानी से क्या करते हैं भैया, अपना धीरे 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 जमीनों को सही करते हैं, उसको धीरे धीरे कृषि योग्य बनाते हैं, और धीरे धीरे उनका जीवन यापन उसी से क्या हो जाता है भैया, चालू हो जाता है। इसको कहते हैं क्या भैया हम लोग, कृष्ण बंजर भूमि। क्या कहते हैं, कृष्ण बंजर भूमि। आंसर में कौन सा ही होगा बेटा, सी नंबर। कौन सा ही होगा, सी। याद रखिएगा कौन जमीन है, जीएस जमीन है। कौन जमीन है, 5 साल के ऊपर वाली। अगला अच्छा क्वेश्चन था, लिखा गया है कि स्तनधारी, क्या हुआ, स्तनधारी जो सोनोजोइक होते हैं, क्या होते हैं, सोनोजोइक। लगभग आज से अप्रोक्सीमेट 65 मिलियन वर्ष पहले हमारे यहाँ स्तनधारी युग के रूप में इनको क्या किया गया, जाना गया। इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इनको हम लोग सोनोजोइक के नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं, सेनोजोइक के नाम जानते हैं, जोइक के नाम। ये सेनोजोइक है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। स्तनधारी के युग के रूप में किस लिए जाने गए, जब हमारी पृथ्वी के अंदर क्या हुआ, हमारी पृथ्वी पहले आग का दहकता हुआ गोला थी। इसमें लगातार क्या हुआ, परमानेंट इसमें लगातार बारिश हुई, इसमें लगातार विस्फोट हुआ, इसमें दरारें पड़ी, और दरारें पड़ने के बाद ये जल यहाँ क्या हो गया, भर गया। फिर इसी से ज्वालामुखी फिर निकले, जलखंड स्थलखंड के मिलान बिंदु से क्या फटे, फिर ज्वालामुखी फटे। फिर बारिश हुई, गर्मी मतलब टेम्परेचर हाई, लो प्रेशर ऐसे, और करते 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 इस क्षेत्रों में क्या हुआ, पानी भरना चालू हुआ। यहीं से छोटे छोटे एक जीवी कीटों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। और इन्हीं से धीरे 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 एक युग आया 65 मिलियन वर्ष पहले, को नाम दिया गया सोनोजोइक युग। क्या नाम दिया गया, सेनोजोइक युग। इसी युग से स्तनधारी युग की पहचान हुई, जिसको हम लोग कहते थे, सुना होगा डायनासोर का नाम सुना होगा। ये डायनासोर जितने भी हैं, ये सब के सब सेनोजोइक युग के हैं। आज से 65 मिलियन वर्ष पहले इस चीज की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। यहीं से स्तनधारियों की क्या हुई है बेटा, उत्पत्ति हुई है। ठीक, तो क्या क्वेश्चन आ जाए कि डायनासोर किससे संबंधित थे, तो बताएंगे सेने जोइक युग से। किससे संबंधित थे, सेने जोइक युग से। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है। तो याद रखिएगा, एक आपने एक स्थल का नाम सुना होगा, अगर आप लोग थोड़ा सा जानते होगे तो सुना होगा आप लोगों को, चेन्नई में एक स्थल स्थित है, मरीना बीच। क्या नाम स्थित है भैया, मरीना बीच। ये जो मरीना बीच है, ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु से आप लोग समझ गए होंगे, तमिलनाडु में कौन स्थित है, चेन्नई। ठीक, इसी तमिलनाडु पांडुचेरी भी है, लेकिन यहाँ पे पांडुचेरी नहीं होगा, क्या होगा, चेन्नई। चेन्नई में स्थित है मरीना बीच। इस मरीना बीच में नहाना, तैरना या इसके अंदर प्रवेश करना, ये सब क्या है, वर्जित है। क्या है, वर्जित है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये किस शहर में स्थित विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट। और मरीना बीच जो है, ये पूरे विश्व का दूसरा सबसे लंबा क्या है, समुद्री तट है। और ये कहाँ पे स्थित है, ये चेन्नई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, चेन्नई। अगर नाम आ जाए तो दूसरा विश्व का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है, तो बताएंगे मरीना बीच है। अब यहाँ पूछा गया किस शहर में स्थित है, तो क्या नाम बताओगे, चेन्नई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई, कहाँ पे स्थित है, किस शहर में, तो चेन्नई में स्थित। क्या नाम है, मरीना। यहाँ पे नहाना, यहाँ पे तैरना, यहाँ पे जाना, इन सब चीजों का क्या है भैया, यहाँ पर वर्जित है, मतलब यहाँ जाना ना बंद है। अगला क्वेश्चन लिखा था, निम्नलिखित में से सरकारों के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य यह था, यह सुनिश्चित करना था कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूने में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उसके अस्तित्व को खतरे में नहीं डालना है। एक्चुअली में ये जो सम्मेलन हुआ, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, कि जिस सम्मेलन में हुआ उसका नाम था ओपेक गेट्स ब्रिक्स साइटस। क्या नाम था, इसका नाम था साइटस। क्या नाम था, साइटस। CITES। क्या नाम था, CITES। जंगली जीवों और वनस्पतियों के विलुप्त पाए, जो जो धीरे धीरे जो लोग खत्म हो रहे हैं, उससे संबंधित इस संगठन को क्या किया गया, लाया गया। इस संगठन में जानवरों और पौधों के नमूने अंतर्राष्ट्रीय, जो ऐसे जो धीरे धीरे विलुप्त जानवर होते चले जा रहे हैं, उनको खतरे से बचाने के लिए, या उनको खतरे से बचाने के, खतरे में न डालने की वजह से एक समझौता किया गया। उस समझौते का नाम था सिटिस। क्या नाम था, सिटिस। क्या नाम था, सीटिस। क्या नाम था, सिटिस। इस समझौते को मैं बताना चाहूंगा। अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि अगर क्वेश्चन आ जाए सिटिस जो हुआ ये कब हुआ, तो ये हुआ था 1 जुलाई सन 1975 में हुआ था। कब हुआ था बेटा, 1 जुलाई सन 1975 में। कब हुआ था, 1 जुलाई
सन 1975 में। कोई पूछे भैया ये कब हुआ था तो क्या बताना, 1 जुलाई सन 1975। तो कोई पूछे किस सन में हुआ था तो याद रखिएगा 1 जुलाई सन 1975। तो अगला क्वेश्चन आ सकता है कि सिटीज जो हुआ वो कब हुआ, 1 जुलाई सन 1975 को। ठीक, ये हमारे ऐसे जीव जंतु धीरे धीरे क्या हो रहे थे, नष्ट हो रहे थे, उनको बचाने के लिए विलुप्त उपाय जो विलुप्त होते चले जा रहे थे उनको बचाने के लिए इस संगठन का क्या किया गया भैया, समझौता किया। ठीक, अगला, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान में शिक्षा पर सुनवाई है, मतलब कि यहाँ पे शिक्षा पे जो सुनवाई है वो किससे संबंधित है। मानव तस्करी, इससे कोई मतलब ही नहीं है, मानव तस्करी शिक्षा से कोई लेना देना। अनुच्छेद 24, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया। ठीक, जीवन स्वतंत्रता व्यक्तिगत, आपको पता होगा अनुच्छेद 22 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आपको जीवन स्वतंत्रता 22 के ए में रखा गया है। फिर लिखा है शिक्षा का अधिकार, पता होना चाहिए, यह अनुच्छेद 21 ए में। एक्चुअली शिक्षा के अधिकार को हम लोगों ने 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको पूरे देश के अंदर क्या किया, हम लोगों ने संविधान संशोधन तहत इसे क्या कर दिया गया, पूरे देश के अंदर लागू किया गया। और यह कहा गया कि शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 में क्या कर दिया गया, वर्णित कर दिया गया। और कहा गया सभी बच्चे को जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको क्या करेंगे, हम लोग शिक्षित करें। क्या करेंगे बउआ, शिक्षित करेंगे। तो 6 से 14 साल बच्चों को क्या करना था, शिक्षित करना। अब जो शिक्षा का प्रावधान था इसको पूरे भारत देश के अंदर क्या कर दिया गया, लागू कर दिया। यहाँ पे लिखा संविधान में कि किसमें शिक्षा की सुनवाई है, और शिक्षा की सुनवाई सीधे सीधे कहाँ है भैया, सिर्फ सी में है, जो शिक्षा का अधिकार है। किस संविधान संशोधन के तहत, 21 में 86, कब किया गया, 2002 में। किस अनुच्छेद में, 21 के ए में। कितने कितने से, 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करना था, प्राथमिक स्कूल में क्या करना था, शिक्षित करना था। ठीक, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दो स्तंभ, एक स्तंभ दो मिले हैं, इनको आपको मिलाना है। ठीक, लिखा गया है भारत नागरिक, इधर से स्तंभ दो को मिलाना है। ठीक है, नागरिकता, पहले चीज तो नागरिकता समझ लेते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 में इसका उल्लेख है और भाग 2 में इसका क्या है, उल्लेख। अनुच्छेद 5 से 11 लिखा गया है जब पंजीकरण देश में समाया, जब पंजीकरण देश में समाया, जा मतलब जन्म से, वा मतलब वंशानुगत, और पंजीकरण पंजीकरण, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ये पंजीकरण है। तो नागरिकता कहाँ से आया, पंजीकरण से। ऑप्शन नंबर सी। तो पहले का सी यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ये दोनों काट देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, उसको सेट नहीं, लेकिन वो है भी नहीं सही, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय नागरिकता के अंत का तरीका, अगर किसी की सीधी सी बात, अगर भारत की नागरिकता खत्म करनी तो उसको क्या कर दीजिए, वंचित कर दीजिए, ये हो गया। मूल अधिकार, तो सीधी सी बात है, आपको पता होगा मूल अधिकार में अनुच्छेद जो हमारा क्या है, 14 है, उसमें विधि, विधि मतलब कानून, और कानून सबके लिए कैसा, एक समान है। आंसर में कौन होगा भैया, कौन होगा, मतलब कि तीसरे का बी। आंसर में कौन सही हो रहा है, ए। आंसर में कौन सही होगा भैया, ए। और ऑप्शन सही होगा ए। भारतीय संविधान अनुच्छेद 60, अच्छा ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। पहली चीज तो अनुच्छेद 60 के बाद पहले 61 समझ लेते हैं। 61 है महाभियोग, क्या है, महाभियोग। राष्ट्रपति को जब भी हटाना होगा तो महाभियोग प्रक्रिया, और महाभियोग प्रक्रिया कहाँ लेकर आता है, संसद में। इसको सबसे उड़ा दो, इससे कोई लेना देना नहीं। उपराष्ट्रपति का मतलब है नहीं है बेटा, ठीक ना, 63-64 आर्टिकल मतलब ही नहीं है। निर्वाचन से, निर्वाचन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है। 85 पे एक शपथ, बिल्कुल सही है, यही अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ से प्रावधान है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो इसको दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किस अनुच्छेद के तहत दिलाता है, 60 के तहत दिलाता है। किसके तहत दिलाता है, 60 के तहत। तो कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, सीमांत उपभोक्ता, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, जब भी सीमांत उपभोक्ता शून्य होती है, ध्यान रखिएगा, जब भी कुल उपभोक्ता उपयोगिता बढ़े, जब भी कुल उपयोगिता बढ़ती है या अधिकतम होती है, अधिकतम होती है, ठीक, तो सीमांत उपभोक्ता क्या हो जाती है भैया, शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है, शून्य। तो कोई पूछा आप लोगों से कि सीमांत उपभोक्ता शून्य कब होती है, तो जब कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है, तो सीमांत उपभोक्ता शून्य हो जाती है। तो कुल ध्यान रखिए, कुल उपयोगिता अधिक हो, अधिकतम हो, तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी भैया, शून्य हो जाएगी। चलो समझ में आया सर जी। इसकी मैं कंडीशन और बताना चाहूंगा। जब भी किसी भी स्थिति में याद है, सीमांत उपयोगिता अगर किसी भी रीजन वश, किसी भी कारणवश
अगर क्या हो रही हो, घटने लगे, तो इसकी उपयोगिता क्या माने, ध्यान रखना, सीमांत उपयोगिता अगर क्या होने लगे, घटने लगे, क्या होने लगे, कुल उपयोगिता, ठीक है। अगर किसी भी स्थिति में हमारे यहाँ पे जो कुल उपयोगिता है यदि वो घटने लगती है, क्या होने लगती है, कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता घटने लगे, घटने लगे, याद रखिएगा, कुल उपयोगिता यदि घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, याद रखना बेटा, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। यदि किसी भी स्थिति में सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता में क्या होगा, ये बढ़ती है। अगर सीमांत उपयोगिता क्या होने लगे, घटने लगे, तो याद रखिएगा सीमांत उपयोगिता सदैव शून्य ऋणात्मक कब होगी, जब कुल उपयोगिता क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। अगर कुल उपयोगिता क्या होने लगे, घटने लगे, क्या होने लगे, घटने लगे, तो याद रखिएगा सीमांत उपयोगिता कैसी हो जाएगी, शून्य की जगह ऋणात्मक हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन अपना क्या था कि सीमांत उपयोगिता शून्य कब होती है, तो जब कुल उपयोगिता क्या होने लगती है भैया, अधिकतम होने लगती है, अधिकतम होने लगती है, तो हमारी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, ये क्वेश्चन था कि RTGS, एक्चुअली हम लोग, जब लोग किसी बैंक धारक में हम लोग पैसा ट्रांसफर करते हैं तो सदैव ये RTGS के माध्यम से करते हैं। RTGS के लिए एक प्रेषित एक न्यूनतम राशि रखी गई बैंक द्वारा, वो रखी गई न्यूनतम राशि 2 लाख रुपए। कितनी रखी गई है, 2 लाख रुपए। तो क्वेश्चन आ जाए आने वाले पेपरों में कि RTGS के लिए प्रेरित किए जाने वाली न्यूनतम राशि कितनी है, 2 लाख। पेपर हो सकता है RTGS का फुल फॉर्म पूछ रहे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, क्या, रियल टाइम, क्या आंसर होगा भैया, 2 लाख रुपए, क्या होगा, 2 लाख रुपए। अगला देखते हैं। दो पिंडों के तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या अंतर हो। दो पिंडों पूछ रहा बेटा, तो एक फार्मूला था C/5 F-32/9, कितना होता है F-32/, करना क्या है, 30/5 बराबर F-32, क्या हो गया, 5 छक्का 30, 5 छक्का 9 छक्का 54, F-32 का दो पिंडों के डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर पूछ रहा है और फाइनल निकालना है। तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड और फाइनल कितना होता है, 212, क्या आ जाएगा, 32। ये जो 32 है, ये 32 32 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि फारेनहाइट का मान निकालना था ना भैया, ठीक। तो 32 32 से हो जाएगा कैंसिल, तो 9 छाका कितना हो जाएगा, 54, एफ का मान कितना आ जाएगा, 54, कितना आ जाएगा, 54। आंसर नंबर कौन सही होगा बेटा, आंसर नंबर सही होगा बी। कौन सही होगा भैया, बी। तो याद रखिएगा क्या, दो पिंडों के तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, वो हमने 30 यहाँ रख दिया, मतलब कितना हो गया, 5। कह रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेंटीग्रेड का तापमान का अंतर, आपको पता सेंटीग्रेड 180 डिग्री, फारेनहाइट में 212 माइनस मतलब 32 आ गया। एफ माइनस 32 से 32 क्या हो जाएगा भैया, कट जाएगा, एफ की वैल्यू हो जाएगी 54। आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा, बी। ठीक। अगला क्वेश्चन, मिल्कन के तेल बूंदों, ध्यान रखिएगा, मिल्कन के तेल बूंद प्रयोग में तेल बूंद ऐसे बलों के अधीन होती है जिनकी प्रवृत्ति निम्न श्रेणी में नहीं आती है। याद रखिएगा, मिल्कन के तेल बूंद प्रयोग में तेल बिंदु को तेल बूंद ऐसे बलों के, ऐसे बलों, भैया आपको बताना चाहूंगा कि जो स्थिर चुंबकीय होते हैं, इनमें ध्यान रखिएगा सदैव इसके मिल्कन की बूंदें विपरीत, इसकी प्रकृति निम्न में से नहीं होती, किसकी ऐसी नहीं होती है, तो स्थिर चुंबकीय नहीं होती है। तो याद रखिएगा, मिल्कन के जो तेल की बूंदों का प्रयोग किया जाता है, वो तेल की बूंदें ऐसे बलों के अधीन होती हैं जिनकी प्रकृति निम्न में से श्यान होगी, गुरुत्वाकर्षण होगी, स्थिर विद्युतीय हो, लेकिन स्थिर चुंबकीय जिसका कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर नंबर कौन सही होगा, इसका डी। कौन सही होगा बेटा, डी। अगला लिखा है गैल्वेनिक सेल, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। गैल्वेनिक सेल से अधिकतम कार्य प्राप्त करने के लिए चार्ज को, सदैव ध्यान रखिएगा, जब भी आप गैल्वेनिक सेल के अधिकतम कार्य प्राप्त करना चाहते हो, तो इसके लिए जो चार्ज होता है वो सदैव विपरीत दिशा में क्या होता है, प्रवाहित होता है। किस दिशा में प्रवाहित होता है, विपरीत दिशा में क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो आंसर नंबर कौन सही है भैया, बी। कौन सही है भैया, बी, विपरीत दिशा में, ठीक। हृदय के शरीर में
विभिन्न भागों में रक्त ले जाने की वाली रक्त वाहिका को क्या कहते हैं? इसको सबसे पहले तो धमनी कहते हैं। ये तो आंसर हो गया इसका बी नंबर। आपको पता होगा हमारा जो हार्ट होता है ये 4 वाल्व युक्त होता है। इसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। हमारे यहाँ एक धमनी होती है कोरोनरी धमनी। यही धमनी क्या करती है, रक्त जब प्रवाहित होता है तो ये ब्लॉक हो जाती है। इसके कारण व्यक्ति को क्या पड़ता है, हार्ट अटैक पड़ता है, इसी कोरोनरी धमनी के कारण। तो जब रक्त वाहिनी जब भी शरीर के अंदर विभिन्न भागों में रक्त ले जाने काम कौन करती है? सिराएं नहीं लगा के होगे, धमनी लगा, क्या लगा के होगे? धमनी। तो आंसर नंबर कौन सही है बेटा इसका? बी नंबर। कुछ लोगों ने हो सकता है सिराएं लगाया हो, सिराएं नहीं, धमनियों का काम होता है। अच्छा क्वेश्चन है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊंगा। ये जो केस आते हैं ये कहीं 10,000 लोगों में किसी एक व्यक्ति के बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है। इसके एक्चुअली में बॉम्बे में इसकी खोज हुई तो लोगों ने इसका नाम रख दिया बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसकी खोज की थी 1952 में डॉक्टर वार्ड एम भेड़े साहब ने। किसने की थी? डॉक्टर वार्ड एम भेड़े। मैं इसकी खासियत बताना चाहूंगा कि ये बीओ को अपना ब्लड दे सकता है। इसमें आरएच, इसमें एचएच फैक्टर होते हैं, ठीक। साथ ही साथ इसको वी एंटीजन के नाम से भी जान देते हैं। लेकिन इसकी खासियत ये है कि जो बीओ को रक्त तो दे सकता है, जब अगर इसको जरूरत पड़ेगी तो ये रक्त किससे लेगा? तो ये लेता सदैव ओ से है। किससे लेता है? ओ से। इसमें ना एंटीजन ए होता है ना एंटीजन बी होता है। अब इसमें देखो क्वेश्चन लिखा था कौन सा कथन सही नहीं है। बेटा इसमें जो चारों ऑप्शन है सबके सब सही है, ध्यान रखिएगा। इनमें से एक ऑप्शन लगा देना ई, सभी सही है, सभी सही है, ठीक। तो याद रखिएगा कि एसटी में इसका आंसर तक गलत था, लगता ए जहाँ तक लगाया गया था, लेकिन इसका आंसर सबका सब सही है। क्योंकि इस रक्त समूह वाला व्यक्ति ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त, बिल्कुल सही है, वो ओ रक्त वाले से ही ब्लड क्या कर सकता है भैया? प्राप्त कर सकता है। देख इसको सकता है बी और ओ, बीओ को क्या कर सकता है? ब्लड दे सकता है, ठीक। इसमें एच एंटीजन व्यक्ति की कमी होती है, होता है लेकिन बहुत ही व्यक्ति की कमी होती है। इसमें ए और बी एंटीजन होते ही नहीं है। खोज किसने की थी? 1952 में डॉक्टर वार्ड एम भेड़े ने। किसने की थी? डॉक्टर वार्ड एम भेड़े। आईआईटी खड़गपुर ने विकसित हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन तकनीकी निम्नलिखित में से किस स्रोत ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया की है? आपको बताऊंगा आईआईटी खड़गपुर ने, ये उस समय का क्वेश्चन है कि हाइड्रोथर्मल जो किया था उच्च नमी सामग्री के साथ ठोस अपशिष्ट पदार्थों के माध्यम से इन्होंने थर्मल कार्बोनाइजेशन तकनीक के माध्यम से इसका क्या किया था भैया? उत्पादन किया था। तो आंसर नंबर कौन सही होगा? सी नंबर। तो आईआईटी खड़गपुर ने विकसित हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन तकनीक से जिस ऊर्जा उत्पादन का प्रयोग किया था वो था उच्च नमी सामग्री के साथ ठोस अपशिष्ट पदार्थ। आंसर नंबर कौन सही होगा? सी नंबर। गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बेलग्रेड में। याद रखिएगा प्रथम गुटनिरपेक्ष का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। बेलग्रेड लिखा था। आ, अच्छी किताब के बारे में हर समय पेपर में आता रहता है। अरुंधति राय ने अपनी किस पुस्तक के लिए 1997 मैन बुकर पुरस्कार को जीता था? तो ये जो मैन बुकर पुरस्कार जीता था ये दिखा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। किसके लिए जीता था भैया इन्होंने? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए क्या किया था भैया इन्होंने? इसको जीता था। तो किसके लिए जीता था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। तो आंसर नंबर कौन सही होगा? बी नंबर। आंसर नंबर बी सही। याद रखिएगा कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी है? यह है अरुंधति राय की। किसकी है? अरुंधति राय की। माई कंट्री माई लाइफ। याद रखिएगा माई कंट्री माई लाइफ एक किताब है, ये लिखी है लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। किसने लिखी है? लाल कृष्ण आडवाणी। तो कोई पूछा माई कंट्री माई लाइफ किसके द्वारा रचित की गई? तो याद रखिएगा लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा। किसके द्वारा? लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये अपने जो भी 25 क्वेश्चन आए थे हमारी एसटी में उसका भैया मैंने सोल्यूशन दिया है। इन क्वेश्चनों को आप लोग बार बार एक दो बार रिपीट जरूर कीजिएगा। इनको इस एसटी पे 2 4 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है उपयोगी सिद्ध होंगे। सभी लोग अपने चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर से जरूर करें, कमेंट जरूर करें और लगातार चैनल से में जो भी डाला जाए, जो भी कंटेंट मिले उसको जरूर जरूर आप लोग भैया क्या करें भैया? जरूर शेयर भी करें और पढ़ें भी। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।